अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर में 30-31 साल के बाद दोबारा बलदियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश भी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि बड़े अरसे के बाद निचली सतह पर इक़्तिदार की मुंतकिली हो रही है और 27 नवंबर को बाकायदा पोलिंग का आगाज़ होगा। और इस सिलसिले में हमने कोशिश की है कि जो भी हमारे आज़ाद कश्मीर के जितने भी उम्मीदवारान हैं या उनके लीडरान इकराम हैं, उनसे इलेक्शन के हवाले से कोई हम भी उसमें हिस्सा डाल सकें ताकि लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हो सके और आप लोग जो है उनको पता चले कि क्या मंशूर है। इस सिलसिले में आज मैंने जो पहला प्रोग्राम है वो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ उम्मीदवार असम्बली LA2 चकसवारी इस्लामगढ़ जनाब नज़ीर इनकलाबी साहब से इनेकाद किया है। ये आज मेरे इलेक्शन का पहला जो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से पहला प्रोग्राम है। नज़ीर इनकलाबी साहब, बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। ये बताएं कि चूँकि आप इस सिस्टम में मेरे ख्याल में आखिरी जब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी रहे हैं उस वक़्त ये सिस्टम था, तो 31 साल के बाद एक बार फिर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है। क्या समझते हैं कि इलेक्शन ज़रूरी थे? बहुत मेहरबानी कुरैशी साहब। गुजारिश ये है कि ये इलेक्शन ज़रूरी नहीं थे, बल्कि ये हर सूरत इनका 5 साल के बाद इनकाद होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसी तरह जो कौमी लेवल की क़यादत है वो इन्हीं इंतख़ाबात से जो है ना ऊपर आती है। और फिर दूसरी है कि ये लोगों का इनके साथ बराह रास्त ताल्लुक होता है। लोगों के छोटे छोटे मामलात हैं, क्योंकि आप समझते हैं हमारा जो ये माशरा सिस्टम कल्चर है, इसमें लोगों के कोई थाने के मसाइल होते हैं, कोई बिजली के मसाइल होते हैं, कोई तहसील के मसाइल होते हैं, गलियों के होते हैं, कोई मुलाजमतों के मामलात होते हैं। तो ये इस सिस्टम में लोग बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाते हैं इस सारे माहौल में। तो मैं समझता हूँ कि मैं चूँकि 91 में जो आखिरी इलेक्शन हुए थे उसमें मैं यूनियन कौंसिल अंदराक गाँव से ज़िला कौंसिल का मेंबर था। जी बिल्कुल। और मुझे इस बात का एहसास है कि उस वो लास्ट इलेक्शन था और उसमें लोगों की भरपूर शमूलियत होती थी इस सिस्टम में। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पार्टियों तो वैसे तो सारी जो है गवर्नमेंट भी वो बीच करना चाहती थी, भागना चाहती थी। इसी तरह अपोजिशन भी जो है उनको वो भी कोई इस तरह इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में इस निज़ाम को दोबारा बहाल कराया है। और आज खासकर नौजवानों में बहुत जोश व खरोश है। और ये गहमा गहमी इस तरह पता चलती है कि जिस तरह कोई एक समा होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक अच्छे माहौल में होंगे, बरादराना माहौल में होंगे। इसको बलदियाती इंतख़ाबात को लोग इंतख़ाबात समझ कर लड़ेंगे। कोई आपस में दुश्मनी और जो आपस में झगड़े होते हैं वो नहीं इंशाल्लाह होंगे। अब लोगों में बहुत सारा शोर भी आ चुका है जी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी थे। ये जो है जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो रहे हैं, क्या इससे जमातों की जो असली हैसियत है वो भी पता चल जाएगी? क्योंकि जब पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ही दिन में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो जो वोटों से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो कितने वोट ले पाएगी। क्या समझते हैं? इसमें मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टियों ने वो इंटरेस्ट शो नहीं किया जो इसमें होना चाहिए था जी। तो पार्टियों के हिसाब से भी बहुत सारी जो है मुश्किलात आ रही हैं। पार्टियों पर भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और आज़ादाना तौर पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कुछ जो मकामी मसाइल हैं जो जिन जिन हल्कों के उसमें ज़्यादा लोग जो है ना वो आज़ादाना हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक असूली तौर पर जमाती होने चाहिए थे और तमाम लोग टिकट पर इलेक्शन लड़े। लेकिन माहौल इस तरह का पैदा हो चुका है कि शायद ज़्यादा हल्कों में जो है ना लोग इंडिपेंडेंट जो है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने मैट्रिक की जो शिक रखी है, तो जो बलदियाती अदारे हैं वहाँ पर मैट्रिक, और जो असम्बली के इलेक्शन हुए कानून साज असम्बली वो मैट्रिक के बगैर, ये कोई दोहरा मियार नहीं है यहाँ पर? ये अनलॉजिकली गल है। ये बिल्कुल अनलॉजिकली बात है। गुजारिश ये है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रखी है जी। ये हमारी पिछली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जो है ना वो किया था और फिर उसको असम्बली से पास कराया था। ठीक। कि जो भी बलदियाती उम्मीदवार होंगे वो मैट्रिक उनका होना लाजमी है। असम्बली के उम्मीदवार के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वो अनपढ़ हो तो ठीक है, लेकिन जो लीडरी लेवल का आदमी है उसको मैट्रिक होना चाहिए। ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है और बिल्कुल ये बेतुकी बात थी।
लेकिन बहरहाल चूंकि अब है लोग इसका सामना कर रहे हैं, लोग इसके बावजूद इलेक्शन में भरपूर तरीके से शिरकत कर चलो रहे हैं, एक हिस्सा ले रहे हैं। एक बात अच्छी हुई है कि जो पुराने लीडर थे, जो मोस्टली जो लीडर थे वो मैट्रिक पास नहीं थे, अब नौजवानों को मौका मिल गया है। इसमें एक बात बड़ी बिल्कुल जो अगर ये शिकना होती तो नौजवानों को कोई आगे आने ही ना देता। चलो ये बहुत बात कम हो मौका गई। मिलता, ये बात दुरुस्त है। अच्छा ये ये बात दुरुस्त है। बताएं कि गुज़िश्ता चंद हफ्ता कबल जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी हमारे हल्का में आए। उन्होंने जो सब डिवीज़न का जो ऐलान भी किया, क्या जो सब डिवीज़न के ऐलान और टेक्निकल कॉलेज के ऐलान से मकामी सियासत में फ़र्क पड़ेगा और पीटीआई की लोग सपोर्ट करेंगे, या बाकी जमातों को जो एज़ इट इज़ पहले की तरह वोट जो है वो मिलेंगे? राय साहब, गुजारिश ये है कि लोग जो है ना, वो जिन जिन लोगों का लोगों से राब्ता होता है, लोग उसी के साथ चलते हैं। जी अगर कामों की बात हो, इस तरह के प्रोजेक्ट की बात हो, तो मेरा ख्याल है पिछले 5 साल हमारा फारूक हैदर साहब का जो दौरे इक़्तिदार आया, जी उसमें आज़ाद कश्मीर की तारीख में सबसे ज़्यादा काम हुए। जी मैं इलेक्शन जीता हुआ था, लेकिन मुझे हराया गया था वो इलेक्शन, लेकिन इसके बावजूद जो मैंने अपने हल्के में काम कराया, मेरा ख्याल है कि ये पिछले 30 साल में भी नहीं हुए थे। जी लेकिन जब ये इलेक्शन की बात आती है, तो फिर लोगों के, क्योंकि हमारी यहाँ वो अभी वो उस तरह का एक जमहूरी सिस्टम वो उस तरह डेवलप नहीं हुआ है, तो जी लोग फिर जो है ना वो देखते हैं जी कि कौन सी हुकूमत पाकिस्तान में है, कौन जो है ना वो तुम्हारा मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। तो ये अच्छी बात है जो सब डिवीजन की बात हुई है, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी बुनियाद पर कोई वोट नहीं देगा कम अज कम, जो मेरी नॉलेज में, जो मेरा तजर्बा, जो मैंने पिछले जी अरसे में सीखा है कि जाती लोगों के मामलात होते हैं, वो अगर दुरुस्त हो जाए तो लोग आपका साथ देते हैं। ये इज्तिमाई कामों को हमारी बदकिस्मती है कि लोग कम देखते हैं। जी आपने बात की है अभी कि मैं इलेक्शन जीता हुआ था और मुझे हरवाया गया। उसकी क्या वजह थी? क्या पार्टी के अंदर से कोई आपकी मुखालफत हुई है, या बाहर से आपको हरवाया गया? हारने की ये वजह क्या बनी है? दोनों ये इस बारे में मैं बहुत वजाहत कर चुका हूँ, ये दोनों तरफ से हुई थी, अंदर से भी हुई थी और बाहर अच्छा, से भी हुई इस सारी सियासत के बावजूद एक बार फिर जो है जमात ने जो है एक कमेटी बनाई है हल्का नंबर 2 के अंदर, जिसमें आप भी शामिल हैं, चेयरमैन मालिक साहब शामिल हैं, कर्नल मारूफ साहब हैं, अजीज चौधरी, अजीम बख्श साहब उस कमेटी के मेम्बरान हैं। तो ये कमेटी जो है ये फैसला करेगी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कौन से उम्मीदवारान का, या मुतफ़िका तौर पर आप, तो इसमें एक बात जो है मेरी समझ में जो आ रही है कि मुस्लिम लीग नून को जिन लोगों ने वोट दिए थे वो तो आपके साथ खड़े थे, और जो अजीम बख्श साहब के साथ है, ज़ाहिर है वो तो कोशिश करेंगे कि जो मेरे लोग हैं उनको सपोर्ट की जाए, उनको जो मालिक साहब हैं वो कोशिश करेंगे। तो ये किस तरह आप लोगों का इंतखाब कर सकेंगे, किस तरह टिकट का फैसला होगा? गुजारिश ये है कि पहली बात जो मैं आपसे बात करता हूँ कि मैं मुस्लिम लीगी हूँ जी और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता रहूँगा। हमारे कायद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, ठीक और उनका जो भी हुक्म होगा हम उसे सर तस्लीम कम करेंगे। उन्होंने जो तंजीम बनाई आज़ाद कश्मीर में, हमने इसे कबूल किया, लेकिन जी ये नहीं हो सकता कि हम मुस्लिम लीग के लोगों के हकूक को कोई बिल्डोज करे और मैं खामोशी से उससे देखता रहूँ। ये ठीक कम अज कम मैं अपने हल्के में ये नहीं होने दूंगा। मैं मुस्लिम लीग के लोगों के साथ खड़ा हूँ। ये जो कमेटी बनी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जी पहली बात है कि मैं इस हल्के का टिकट होल्डर था, मेरी मशावरत से बननी चाहिए थी, जी मुझसे बात करनी चाहिए थी। जी बगैर मेरी मशावरत के ये कमेटी बनाई गई और मुझे इसमें एक मेंबर रखा गया, जी जबकि दीगर हल्कों में टिकट होल्डर जो थे वो उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के निगरान थे। ठीक और मैं समझता हूँ कि ये मेरे से हल्के के लोगों की, मुस्लिम लीग के लोगों की मैंडेट की या उन लोगों की तौहीन है कि मैं इस कमेटी को तस्लीम करूँ, इसलिए कि ये कमेटी उन लोगों पर मुश्तमिल है जिन्होंने इस टिकट की मुखालफत की थी हमारे इस इलेक्शन में, मुस्लिम लीग के गैर खिलाफ चले थे। ठीक और फिर इस ऑर्गेनाइजर कमेटी में मैं आपको बहुत सी मिसालें हैं कि जी मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार खड़े हैं, इस ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबरान जो है उनके खिलाफ जो है ना, किसी को पीटीआई के साथ वो अला कर रहे हैं और किसी जगह वो पीपल्स पार्टी के साथ अला कर रहे हैं। ठीक और ये ऑर्गेनाइजर कमेटी मुस्लिम लीग ही है, और सपोर्ट किनको कर रही है? पीपल्स पार्टी और पीटीआई को। किन के खिलाफ? मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के खिलाफ। अल्लाह के फजल और करम से वो उनको कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन मतलब जब ऐसी सूरत हाल हो, मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की बात नहीं करता, मैं इस हल्के की जो तंजीम साजी है वहां से शुरुआत करता हूँ। ठीक मैंने पूरे हल्के की तंजीम साजी कर दी थी, तमाम कमेटियां बन गई थी, जी सिर्फ एक यूनियन कौंसिल कोठा पैसी की तंजीम रह गई थी। ठीक और
इसके और वो तंजीम जो है वो इसलिए रह गई थी कि चूंकि मेरा अपना ख्याल था कि ये जो बाकी दोस्त हैं इनके साथ मुशावरत के साथ उसको मुकम्मल किया जाए। ठीक। इसके अलावा इनका जो हमारी उस वक्त कमेटी बनी थी, कोठा बैसी के अलावा ये पूरे हल्के में किसी जगह इनका एक बंदे के साथ भी तलक नहीं था। वो जो ठीक। लोग थे वो सारे थे मेरे साथ, और मैंने उनको कहा जी कि आप हमें कमेटियां बना कर दें, क्योंकि ना इनका तो कुछ हिस्सा नहीं था, मेरा मेरा उनके साथ तलक था, तो उन्होंने कमेटियां बना कर दी। कोठा बैसी कमेटी रहेगी और सदर जमात ने कहा जी कि उस वक्त वो कमेटी के अपने अबूरी जो है वो सरबराह थे, उन्होंने कहा जी कि आप मिल बैठ कर दीजिए, मामला हल करें। मैंने कहा शाह साहब पूरे हल्के की तंजीम बन गई है, एक यूनियन कौंसिल की रहती है, आप इस तंजीम को क्यों रोक रहे हैं? वहां पर इलेक्शन हो जाए तो नजर आ जाएगा जी कि जिसके साथ लोग हैं उसकी तंजीम बन जाएगी। लेकिन दानिस्ता तौर पर उस तंजीम साजी को, हमारी तंजीम साजी को जो है ना वो उसको नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ी खराबी जो है वहां से शुरू होती है। तो आप गुजारिश ये है कि क्रैश साहब, आप मेरे हल्के से मेरे पड़ोसी है, आप मुझे जानते हैं कि अल्लाह के फजल करम से मैंने हमेशा इज्जत और वकार के साथ सियासत की है, कभी मैंने जी हजूरी के साथ सियासत नहीं की। फारूक हैदर साहब वजीर आजम थे, आप उनसे बेशक मिल ले, पूछ लेना कि मैं जब भी उनसे मिलता था तो मैं एक वकार के साथ और लोगों का एक नुमाइंदा उनके सीए से बात करता था। मैंने हमेशा अपने हल्के के लोगों की मतलब है लड़ाई की उनके साथ, मुलाजमतों के सिलसिले में लड़ाई की, अमीर तरक्की के सिलसिले में लड़ाई की वजह क्या थी कि यहाँ पर एक टोला था जो उस वक्त कैबिनेट में था, वो एक और आदमी को जो जो एक आम आदमी था उसको वो जो है ना वो मुलाजमतों और फंड वगैरह जो में उसको सपोर्ट करते थे। तो मैंने फारूक हैदर से कहा ये नहीं हो सकता, मुझे ये बात काबिल कबूल नहीं है कि ये शाम को तो ठीक है रहते हैं, ये अपनी ठंडी रातों में ये रात को गाड़ी लगाते हैं तो वो उनका काम चलता है, लेकिन ये सियासत में ये कोई तरीका नहीं है कि आप मतलब इस बुनियाद पर कि कोई यहाँ किस तरह शामें गुजारता है और दिन को किस तरह गुजारता है उस बुनियाद पर ये किया जाए। पर मेरी ये 5 साल लड़ाई रही थी, और फारूक हैदर साहब मुझे कहते जी कि आप कभी यार हंस का भी बात किया करें। मैंने कहा जी कि मैं कोई ये नहीं है कि, लेकिन मैं हकूक या मेरे हल्के के लोगों के पामाल होते हैं तो फिर उस वक्त मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं उससे बात करता हूँ। मकसद कहने का ये है कि हमने अपने घर से खाते हैं, आप दोस्तों के ताउन से जो इंग्लैंड में हमारे भाई बैठे हुए उनके ताउन से हमने सियासत की है, किसी के हमने ना किसी से पनाट लिया है, ना किसी से पार्टी से किसी को कोई अनड्यू फेवर लिया है, अपने बलबूते पर सियासत की है और अपने लोगों की इज्जत वकार के लिए सियासत की है। नहीं तो ये नहीं हो साहब, सकता अभी एक बात जो है पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नहीं, मैं ये नहीं करने दूंगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो इसका नुकसान जो है वो फिर अल्टीमेटली जमात को होगा। ये तो अल्टीमेटली नहीं है कि जो मुस्लिम लीग टिकट होल्डरों की मुखालफत कर रही है, और फिर इसमें कमेटी में वो लोग हैं मतलब आज भी जिन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया, कभी मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे, आज वो कह रहे हैं डिमांड कर रहे हैं जिनको टिकट दिया जाए। एक जगह भी वो ऐसी जगह नहीं है जहां मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों की वो टिकट की हमायत करते हूँ, तो फिर मैं इस गुनाह में उनके साथ में क्यों शामिल हूँ, क्यों मैं शरीक हूँ, क्यों मैं अपने लोगों की मैंडेट की तौहीन करूँ? ये कम अज कम मैं नहीं कर सकता और ना मैं करने दूंगा। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग के वर्कर जीतेंगे, मैं ये क्रैशी साहब आपको गारंटी और तसल्ली से कहता हूँ। ये वक्त 27 तारीख आ जाएगी जब इलेक्शन होंगे, फिर मैं आप मुझसे बेशक पूछ भी लेना, अल्लाह के फजल करम से हम इलेक्शन ये जीतने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग के लोग जीतने जा रहे हैं। जरा थोड़ा सा बातों पर सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जब मुस्लिम लीग के नजरियाती लोगों से हटकर जो है टिकट दी गई तो क्या शुरुआत था? यही वो इस तरह अगर पैसे के बुनियाद पर सियासत करानी है, तल्लक की बुनियाद पर सियासत करनी है, तो इस तरह जमातें नहीं चलती है। जमातें हमेशा जमातों का सारा भी नजरियाती लोग बनते हैं और जमातों की ताकत भी जो है ना नजरियाती लोग होते हैं। पैसों वाले जो है ना वो फिर भाग जाते हैं और मिलते भी नहीं है। और वो पैसों वाले आज भी क्या कहते हैं कि हमारा जो है ना वो आईडी लीडर कौन है, बैरिस्टर सुल्तान है, मुस्लिम लीग में राजनीतिक कमेटी के मेंबर है, आइंदा टिकट के उम्मीदवार भी है और उनका आईडी जो है वो बैरिस्टर सुल्तान है। ये किस तरह की सियासत है? मेरी समझ से ये सियासत बाहर है, मैं इसे नहीं समझ सकता। अच्छा, ये बताएं कि चलो वो तो अभी चल रहा है, देखते हैं कि ये बताएं फिर अगर आप जो कमेटी है उसको भी आपने मुस्तरद कर दिया, आप कमेटी को तस्लीम नहीं करते, तो मुस्लिम लीग नून के आप कह रहे हैं जी कि वर्कर जीतेंगे, तो वर्कर फिर किस तरह जीतेंगे? ऐसा ना हो कि टिकट वो तकसीम कर दें और दूसरी तरफ आप किस तरह उन लोगों का इंतखाब करेंगे? थोड़ा सा देखिए जी, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो मेरे साथ लोग हैं वही इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग वही है जो आपके साथ है? इस बात की मैं गारंटी देता हूँ और वो मुस्लिम लीग के लोग हैं। अच्छा, जिनकी वो बात करते हैं अगर ऐसे टिकट दिए गए
तो मैं समझता हूँ कि लोग उन टिकटों को मुस्तरद कर देंगे, लोग उन टिकटों को नहीं मानेंगे। तो आपने इस कमेटी के हवाले से क्या जो इस वक्त के सदर जमात है शाह गुलाम कादर साहब, उनको कोई आपने तफजात से आगाह किया है कि कमेटी आपने किस तरह बनाई है? बिल्कुल, अगर कोई मुझसे बात करता तो मैं तफजात से आगाह करता। जी। उन्होंने मुझसे बाला बाला कमेटी बनाई है, मुझसे बात भी नहीं की, मुझसे मेरे साथ रब्ता नहीं किया, तो फिर मैं क्या इस हिस्से में मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं बात करूँ तो फिर ये कहेंगे जो उन्होंने किया वही कुछ बात करेंगे। अगर ये असूली तौर पर मुझसे बात करके ये कमेटी बनानी चाहिए थी। बिल्कुल जाहिर है, आप चूंकि पूरे 5 साल जो है हल्का में नून लीग की नुमाइंदगी करते रहे हैं, तो आपने तामीर और तरक्की के हवाले से भी आपके ज़रिए काम होते रहे हैं, तो आप ही वहाँ यहाँ की क़यादत थे, लोग उनको आपसे रब्ता करना चाहिए था। लेकिन इसका लामाला क्या समझते हैं कि जब आपके उम्मीदवार भी खड़े होंगे, दूसरी तरफ वो लोग भी खड़े करेंगे, तो इसका फिर फ़ायदा तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई को होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, गुजारिश है, उन्होंने अपना जोर लगा लिया, उन्होंने हमारे उम्मीदवारों के मुकाबले में जो उनसे हो सकता था उन्होंने खड़े कर दिए। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल इंशाल्लाह। वेरी मैं गुड। आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आप वाकई में सारी हमारी वार्डों से सारे हमारे हल्के से मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वो जो हो सकता था उन्होंने कर दिया, जो कमेटी के बजाय वो कमेटी मुस्लिम लीग की है, लेकिन अमली तौर पर जो है फायदा वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई को बचाना चाहते हैं। और उनकी जो जी। जिनकी सपोर्ट वो कर रहे हैं उनका मुस्लिम लीग से तल्लुक ही नहीं है, किसी का भी, किसी हल्के से भी, ये क्या किसी वजह वार्ड से भी, किसी यूनियन है? कौंसिल से भी। इनकलाबी साहब थोड़ी सी वजाहत करें, ये क्या वजह है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो नून लीग जो है वो हमेशा तकसीम हो जाती है और फ़ायदा जो है वो दूसरी जमातों को पहुंचाने के लिए आपस में डिवाइड हो जाते हैं, और वैसे जो आप लोग इकट्ठे रहते हैं जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, बल्दियाती हो, उस वक्त ये तकसीम हो जाती है, क्या वजह है? गुजारिश ये है कि जो पिछला इलेक्शन था, ये जी। 22 का जो इलेक्शन, 21 का इलेक्शन हुआ है, जी। उससे कुरैशी पहले साहब तक तो जब कोई इख्तलाफ इलेक्शन, नहीं था, सब आप इकट्ठे थे। मैं गुजारिश करता हूँ, इलेक्शन मतलब अनाउंस होने से पहले मैं इलेक्शन जो है ना वो वाज़ह जीत रहा था। पीपल्स पार्टी को छोड़कर, पीटीआई को छोड़कर बहुत से लोग जो है मेरे काफिले में शामिल हो गए थे, और मतलब धड़ल्ले से हो रहे थे। सही बात है, इसमें कोई साजिश शक मेरे नहीं है। खिलाफ यही, वही वही साजिश है ना, जो 5 साल जो उस दौरान जो लोग करते रहे मेरे खिलाफ, जो यहाँ पर फंड तकसीम कराते रहे, मेरे खिलाफ जो तकर्रियां यहाँ कराते रहे, उन लोगों ने अपने एजेंडे के तौर पर इन लोगों को खड़ा कर दिया, जो मेरे साथ, मतलब देखो 5 हाजी इकट्ठे हो गए, वो कहते हैं जी कि सिफर जमा सिफर जमा सिफर इज इक्वल टू सिफर। बात यह है कि हकायक को मानना चाहिए। असूली बात जो थी वो देखना चाहिए था जी कि किसके साथ लोग हैं और कौन इलेक्शन के जो है ना वो लड़ सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर गन डलवाना मकसूद था, मुस्लिम लीग को और यहाँ पर इलेक्शन कमजोर कराना था, और वही लोग जो मैं अपने हल्कों में वो पीटीआई का जब इमरान खान के झंडे के नीचे वो तकरीरें करते थे, उन्होंने हमारे हल्के में बेड़ागर कराया। और फिर इसी तरह मैं, मतलब इसमें और बातें बहुत दूर तक चली जाएंगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हमारे दरमियान इख्तलाफ नहीं हुआ था, बल्कि ये इख्तलाफ कराया गया था ऊपर की सतह से करवाया गया था, ठीक। और ठीक। किसी को ठीक। फायदा पहुंचाने के लिए, और हमें मुझे मुस्लिम लीग को यहाँ नुकसान पहुंचाने के लिए। ये तो हर बार ही होता है कि क्या कि ऊपर की तरफ से था, या कोई पर्सनालिटी क्लैश तो नहीं है कि जी नज़ीर इनकलाबी जो है वो हमारा लीडर नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो चल रहा वो कहीं? पर्सनैलिटी क्रैश जो होता था पिछले 4 इलेक्शन में, सारे लोग मेरे साथ थे ना, वो उस वक्त हो जाता। ठीक। ठीक। तो अब क्या समझते हैं कि अगर इस तरह का ये आपके हल्के में है, तो अगर शाह गुलाम कादर साहब ने पूरे आज़ाद कश्मीर में इसी तरह जो फैसले किए हैं, तो फिर तो नून लीग को नुकसान हो जाएगा। मैं जिस तरह हमारे हल्के में फैसले हुए, तो मैं तो अगर समझता यही हूँ अगर हल्के इसी सारे तरह दीगर आज़ाद कश्मीर में इसी है, तरह तो अगर दीगर हल्कों में फैसले हुए तो मुस्लिम लीग को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अगर क्या समझते हैं कि आज अगर राजा फारूक कादर खान जमात के सदर होते, तो मुस्लिम लीग नून बेहतर तरीके से इंतखाब जीत सकती थी, या शाह गुलाम कादर के दौरे हुकूमत में ये गठा ज़्यादा बेहतर? मैं क्रैशी साहब काबिली जायजा नहीं पेश करना चाहता, लेकिन चलो एक बात थोड़ा सा, करता हूँ, क्योंकि आप बड़े मैं एक पुराने बात करता हूँ सीनियर कि मैं एक बात सियासी करता हूँ कि कारकुन हैं। फारूक हैदर साहब आज आजाद कश्मीर के मुसलमान वाइड लीडर हैं। देखो जी, ठीक। बाकी जो लोग हैं वो तंजीमों के लीडर हैं, कोई किसी तंजीम का, कोई पीपल्स पार्टी की तंजीम का सदर है, कोई पीटीआई की तंजीम का सदर है, कोई मुस्लिम लीग या कोई जनरल सेक्रेटरी या कोई कुछ है। लेकिन जो लीडर होते हैं, लीडर आज फारूक हैदर ने ये साबित भी किया, और लोग भी उसके साथ खड़े हुए हैं। आपके सामने है कि जिस तरह ये आज़ाद कश्मीर में जो तब्दीली की जा रही थी, स्टेटस में जो तब्दीली हो रही थी, जी। उसमें कौन खड़ा हुआ था? अकेला फारूक हैदर खड़ा हुआ था, और आज़ाद कश्मीर के लोग उसके साथ खड़े हो गए थे, जिस बुनियाद पर वो उनको वो पदरी तरमीम वापस लेना पड़ी। इसी तरह
जब वो वजीर आजम थे, जी मियाँ साहब से उन्होंने आज़ाद कश्मीर का जो है डेवलपमेंट फंड है जो वो डबल करवाया था। जी 11 रुपया था और 11 अरब से उन्होंने डबल कराया था। और फिर सबसे बढ़कर जो मालियाती खुद मुख्तारी जो उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को दिलवाई थी मियाँ जी साहब से, आज वो बात लोग करते हैं जी कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दी थी। भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी 2 दफा वजीर आजम रहे थे, वो हमारे कायद है, हमारे लीडर हैं, हम उनके लिए जान भी कुर्बान के लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन हकायक जो होते हैं ना वो उसको उन पर बात करनी चाहिए। 2 दफा पहले भी थे, ये मालियाती तबदीली आज़ाद कश्मीर में नहीं मिली थी लोगों को। ये किस लिए मिली कि फारूक हैदर साहब ने बावजूद इसके उन्होंने अपने इक़्तिदार खतरे में डाला। जी उन्होंने बहुत मतलब एक समझे आप एक बहुत प्रेशर और दबाव में जो है ना वो डटे रहे और खड़े रहे और उन्होंने असूलों पर कम्प्रोमाइज नहीं किया। और मियाँ साहब को उन्होंने कायल किया जी कि आज़ाद कश्मीर के लोगों का हक है कि जो आज़ाद कश्मीर का टैक्स का पैसा वो आज़ाद कश्मीर के लोगों पर खर्च होना चाहिए। और उन्होंने और मियाँ साहब ने कमाल मेहरबानी से फिर जब ये गवर्नमेंट हमारी पाकिस्तान में खत्म हो रही थी, आखिरी रात जो है ना शाहिद खरंग अब्बासी साहब ने वो उससे मियाँ साहब ने उन्हें कहा जी कि वो इनकी जो है ना ये पास करें, वो चूंकि कैबिनेट से उनकी मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो बात कहने की ये दुरुस्त बात है कि मियाँ साहब ने कराया, लेकिन इसके लिए खड़ा कौन हुआ? फारूक हैदर। इसके लिए आपने इक़्तिदार को किसने खतरे में डाला? फारूक हैदर ने। 15वीं तरमीम के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? फारूक हैदर। अपनी सियासत को उसमें उसने जो है, और अगर वो ये इलेक्शन से पहले अगर वो ये बातें मान जाता जी कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा, तो मैं आपको कराई साहब ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगला ये फिर जो इलेक्शन हुआ था इसमें फिर फारूक हैदर वज़ीर आज़म होता था। लेकिन चूंकि उसने कश्मीर के लोगों की मतलब हकूक के लिए, और इसमें मैं एक और बात करता हूँ जी कि जितने लोगों को हकूक मिलेंगे उतने लोगों की पाकिस्तान के साथ जो है ना वो बसगी बढ़ेगी। इसलिए जी कि जो अब लोगों के हकूक तलब होते हैं तो फिर उनके लोगों के ज्यादा शिकवे शिकायत होते हैं। जब लोगों के हकूक मिलते हैं तो लोग ज्यादा खुश होते हैं। और ये जो माली खुदमुख्तारी मिली, कम अज कम 13-14 अरब रुपया जो हमारा टैक्स का था वो गवर्नमेंट आजाद की उनको मिला, जिसकी वजह से इनको मालियाती खसारा कभी नहीं हुआ। तो ये किसकी कोशिश थी? ये फारूक हैदर की थी। ये दुरुस्त बात है कि मियाँ साहब ने किया, मियाँ साहब की मेहरबानी से हुआ, लेकिन मियाँ साहब के सामने किसने केस पेश किया और किसने ये बात मनवाई? वो फारूक हैदर ही था। ठीक तो आज भी मैं समझता हूँ कि आजाद कश्मीर बिला शिकवे कह रहे, देखे ना आपके सामने हमारे आजाद कश्मीर बड़े कद काट के लोग आए, सरदार अब्दुल मुजाहिद अव्वल, सरदार अब्दुल कयूम खान, सरदार इब्राहिम खान साहब, सरार जमहूरियत सरदार सिकंदर याद, जी जी के एच खुर्शीद, बड़ी कद काट बेशक के लोग आए। सही बात है लेकिन मतलब है जो जिसके हिस्से में जो नसीब में काम होता, जो ये काम फारूक हैदर ने करवाया, ये आज आजाद कश्मीर में अभी तक कोई पता भी नहीं करवा सकता। ठीक तो कहने का मकसद है ये अल्लाह की तरफ से होता है, और फिर किसी आदमी की किसी का जो स्टैंड भी होता है और उस पर खड़ा रहने की उसमें हिम्मत और सख्त भी होती है। तो ये बात जो है ना आज भी आजाद कश्मीर के लोग जो है ना, मुस्लिम लीग के भी और दीगर लोग भी, मतलब एक कॉमन लोग भी जो है ना फारूक हैदर के साथ खड़े हैं कि उसकी जरूरत, जिस तरह उसने कश्मीर का केस जो जिस जरूरत के साथ उसने पाकिस्तान के मालूम में, दुनिया में, प्रेस में, अखबारात में, गुफ्तगू में जिस जरूरत के साथ किया, कुरैशी साहब ईमानदारी से बताएं, किसी में कोई है लोगों की टांगे कांपती है ये बात करते हुए। सही लेकिन तो फिर लोग तो उसी के साथ खड़े होते हैं जो दिलेरी के साथ सियासत करता है। ये जो बीच बजा कर छुप छुपा कर साजिश की इधर की उधर की, मतलब वो ठीक एस्टेब्लिशमेंट की सियासत जो है ना वो पाकिस्तान में भी हमें कितनी महंगी पड़ी है, और यहाँ भी मैं समझता हूँ कि वही सियासत मुझे नजर आ रही है और इसका बहुत नुकसान होगा। ये अच्छा उसी बयानिया पर खड़ा होना चाहिए जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया था। अगर उस बयानिया पर आजाद कश्मीर में भी खड़े हुए, पाकिस्तान में भी खड़े हुए, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन ये यूं की सियासत जो है ना ये नुकसान करेगी। अच्छा ये बताएं कि जिन लोगों का आप इंतखाब कर रहे हैं, जिन लोगों को आप उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, वो इस बुनियाद पर कि आपके साथ मुखलस रहे हैं, जमात के साथ मुखलस रहे हैं, या बरादरी जहाँ पर ज़्यादा है जिन लोगों की, इस हवाले से किस तरह उन लोगों का इंतखाब किया जा रहा है? मैं इस सिलसिले में आपको 2 मिसालें पेश करता हूँ। जी मेरे हल्के के साथ ही, मेरे घर के साथ ही एक हल्का हमारा केरी, कलियाल केरी में है। जी जी बिल्कुल इसमें दो बरादरियों के बड़े वोट है। सबसे ज्यादा हमारी बरादरी के वोट है, जी और दूसरे नंबर जो हमारी दर्जी बरादरी है, टकारी के जो लोग हैं उनके वोट है। ठीक तो वहां पर हमने उम्मीदवार किसको खड़ा किया? गुज्जर बरादरी का, जो शुरू से हमारे साथ रहा, वेरी गुड नजरियाती तौर पर साथ था, नजरियाती तौर पर मुस्लिम लीग ही है, सोशल मीडिया पर भी वो मुस्लिम लीग के लिए काम करता है, उसका बेटा भी इसके लिए काम करता है। तो हमने उसको अपना वहां पर टिकट होल्डर बनाया, अपना नुमाइंदा बनाया, खड़ा किया ठीक हमने उसको। हमारी ठीक बरादरी के लोग भी मौजूद थे। ठीक इसी तरह और मसलन हमारी सिटी में जी यहाँ पर भी हमने इत्तेफाक से उस लड़के बच्चे की उम्र कम होगी तो ना हो सका, फिर भी यहाँ पर भी हमने गुजर बरादरी का उम्मीदवार जो वो खड़ा किया था। जी मसलन तो ये कहने की बात यह कि हमने वो फैसले किए जो जिनका वो मुस्लिम लीग के साथ शुरू से तल्लक है और आज भी तल्लक है और नजरियाती तल्लक है, वो सारे लोग हमने खड़े किए। ठीक ये बिर बैसी में जो आप हमारे साथ जो हमने यहाँ पर खड़े किए,
जो हमारे साथ, जो मुस्लिम लीग के साथ शुरू से थे, हमने उन लोगों को खड़ा किया है। तो मतलब है ये वक्त साबित करेगा कि अकाय क्या। चलो जी, वक्त को देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या जो है कौन से उम्मीदवार जीते हैं। आप बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं, क्या समझते हैं कि जो ज़िले का चेयरमैन होगा वो कौन सी जमात, आपकी जमात बना पाएगी या कोई और जमात ज़िली चेयरमैनशिप ले जाएगी? मैं समझता हूँ कि अगर हमारी जमात ने इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो है ना ये इलेक्शन लड़ा ना, जी जो अल्लाह करे हो, तो फिर जी मुस्लिम लीग को रोकना मुश्किल होगा। ठीक लेकिन इसमें देखे ना 3 फैक्टर है ना, एक फैक्टर मुस्लिम लीग है, एक पीपल्स पार्टी और एक पीटीआई है। ठीक। तो फिर शायद एक ऐसी सूरत भी आ सकती है कि किसी दो का आपस में अलायंस हो जाए और वो अपना चेयरमैन बना लेंगे। लेकिन मुझे पीटीआई का चेयरमैन बनता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, पीटीआई का बहुत मुश्किल है। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो है वो चेयरमैन वो बन वो सकता है। हो सकता है, हो सकता है मुस्लिम लीग अकेले भी बना ले, पीपल्स पार्टी को मतलब है ये कोई आपकी कबल वक्त है ये बात करने की तो अभी हल्का की तंजीम साजी जो है वो क्या समझते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक ही बनेगी और जिसको आप नामजद करेंगे वही हल्का का जो अगर है? अगर अगर इसके खिलाफ बनेगी तो फिर इससे मुस्लिम लीग को नुकसान होगा। अगर मुझसे हटकर जो तंजीम साजी की गई तो वो तंजीम साजी नहीं होगी, बल्कि वो एक सिलेक्टेड किस्म की तंजीम साजी होगी। और फिर वो जो है एक मैं सब उसके मैं ये कहूंगा जी कि फिर उसमें कोई और मतलब है चाहे मामला इन्वॉल्व होंगे, वो मुस्लिम लीग के लोगों की तंजीम साजी नहीं होगी। कोई कॉम्प्रोमाइज़ की कोई सूरत हाल निकल सकती है कि आप तमाम लोग बैठकर मुश्तरका तौर पर उम्मीदवारान का फैसला कर लें, तो इससे तो और ज़्यादा आप मजबूत हो जाएंगे। अगर आप 4 लोगों में इत्तेहाद से अगर कोई ऐसा कोई निकल सकता है रास्ता? नहीं, वो तो जमात की क़यादत चाहिए था कि वो ये इलेक्शन से पहले हमें बुलाते, हमसे बात करते, किस तरह से वहाँ पर क्या करे। तो उन्होंने वहाँ बैठकर बगैर हमारी मशावरत से एक राइडर कमेटी बना दी है। मसलन एक राइडर कमेटी के मेंबर साहब हैं जो खुद कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। तो उन्होंने जो है ना वो अपने बिजनेस पार्टनर जो है ना वो मुस्लिम लीग के लोगों के खिलाफ जो कंपेन के लिए बना दी है, और उनको जो है ना वो पीपल्स पार्टी का आदमी है जिसके साथ वो अलायंस कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी बातें मैं तफसीर में कहूँ तो अच्छी बात नहीं है। ये जी बातें इसलिए हुई है ना कि ये चूंकि एक गलत फैसला हुआ और वहाँ बैठ कर फैसला हुआ बगैर मशावरत। अगर मशावरत से होता तो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा शायद ना होती। ठीक। बहुत शुक्रिया इनकलाबी साहब, आपने टाइम दिया। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है वो चंद दिन रह गए हैं, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना है। जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि इलेक्शन आएंगे और चले जाएंगे। आप लोगों ने और हम लोगों ने एक ही जगह रहना है, इसलिए एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जमहूरी तरीके से एक दूसरे से वोट मांगें, अपने मंशूर पेश करें। कोई वोट देता है तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं देता तो फिर भी खुश रहे। आइंदा जब इलेक्शन फिर आएंगे तो फिर उनसे वोट ले लेना, लेकिन इसको जमहूरी तरीके से लड़ना है, क्योंकि नौजवान लोग आप सब आगे आए हैं। नज़ीर इनकलाबी साहब जैसे और बाकी जो क़यादत है, आप जैसे इन जैसे बुज़ुर्ग आपके साथ हैं, तो अच्छे तरीके से इलेक्शन को मैनेज करें और लड़ें तो इसके अच्छे रिज़ल्ट निकलेंगे। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया।